हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन इन दिस केमिस्ट्री क्लास। और हमारा चल रहा है स्टडी ऑफ गैस लॉज। ठीक है, तो इसी कड़ी में हम आज आगे बात करने वाले हैं। एक्चुअली लास्ट लेक्चर में हम लोग बात शुरू कर दी थी हमने चार्ल्स लॉ की, लेकिन वो हमारा हो नहीं पाया था। ठीक है, तो वही होने वाला है। बॉयल्स लॉ हमने पढ़ लिया है, उसके ऊपर के न्यूमेरिकल भी हमने पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं चार्ल्स लॉ और उसके ऊपर के भी न्यूमेरिकल हमें पढ़ने हैं। ठीक है ना, तो जो चैप्टर का जो मेन पोर्शन है वो लगभग कवर हो जाएगा और अमूमन क्वेश्चन इन्हीं से ज्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं। ठीक है, तो अगला है हमारा चार्ल्स लॉ। थोड़ा सा मैं फिर से तुम लोग को जरा रिकैप करा दूं एक बार। देखो क्या होता है बेटा, गैस के बारे में चार बातें हैं। इन चार बातों से ही सब कुछ डिसाइड होने वाला है। एक होता है उसका प्रेशर, एक होता है उसका वॉल्यूम, एक होता है टेम्परेचर और एक होता है उसका मास। और ये बात मैंने हमेशा बोला है कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आप करोगे उनमें एक चीज हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है, एंड दैट इज मास। ऑलवेज कांस्टेंट, मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्या बचा? पीवीटी, अब इन्हीं के बीच में खेल होने वाला है। ठीक है, मास तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब बॉयल्स लॉ में आपने देखा था कि टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो टेम्परेचर कांस्टेंट था तो रिलेशन बना था प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। क्या रिलेशन है? प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम, वॉल्यूम कम प्रेशर ज्यादा। जस्ट अपोजिट एक दूसरे के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों एक दूसरे के साथ में। प्रेशर बढ़ाओगे पार्टिकल पास में आएंगे, वॉल्यूम कम हो जाएगा। प्रेशर कम करोगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा। बड़ा सिंपल सा फंडा है। और उसी के बिहाफ पे हमारा वहां पे आया था P1 V1 इक्वल टू P2 V2, यही हमारा फॉर्मूला था और इसी के फॉर्मूले के हिसाब से हम क्वेश्चन वगैरह किया करते थे। ठीक, अब चार्ल्स लॉ में क्या है? अब चार्ल्स लॉ में क्या होने वाला है, तो देखो ध्यान से। चार्ल्स लॉ में हमारा ये कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक, चार्ल्स लॉ में रहने वाला है क्या? प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो रिलेशन आएगा वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच में। किसके बीच में आने वाला है? वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। अब फिर मैं कह रहा हूं कि लॉ वो जो है अपनी जगह वो तो ठीक ही है, लेकिन कॉमन सेंस वाली बात समझो। कॉमन सेंस क्या कहता है? टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में, अगर हम गैस के टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन निकालना चाहें तो आपके हिसाब से आपका कॉमन सेंस क्या कहता है? प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन था कि प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, यही रिलेशन था ना। अब यहाँ पे खुद सोचो क्या रिलेशन आ सकता है। भाई टेम्परेचर बढ़ाओगे, सपोज करो मान लो कोई गैस हमने ली है, ठीक है, फिर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ जाएगी। अब एनर्जी बढ़ जाएगी तो उनमें कहीं ना कहीं मोशन ज्यादा होगा, वो दूर तक जाएंगे, और अगर वो दूर तक जाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर अगर बढ़ाया तो पार्टिकल की एनर्जी बढ़ जाएगी तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। पहले जो इतनी सी जगह में थे, हो सकता है बाद में वो और दूर तक जाके और जगह ऑक्यूपाई करें, और ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करें, करेंगे ना। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन हो सकता है, खुद सोच लो। सीधा सा एक रिलेशन है कि टेम्परेचर और वॉल्यूम में, कि इफ यू इंक्रीज टेम्परेचर वॉल्यूम विल ऑल्सो इंक्रीज, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। और वहां पर क्या जस्ट उल्टा था? प्रेशर और वॉल्यूम में क्या था कि प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम, और अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम ज्यादा। बस यही बोलता है चार्ल्स लॉ, बस यही बोलता है, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो फटाक से इसमें लिख लो एक लाइन इसके बारे में। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फॉर गिवन मास ऑफ एनी, फॉर द गिवन मास ऑफ एनी गैस, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर ही गैस के ऊपर है। फॉर गिवन मास ऑफ एनी गैस, यहाँ का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हम मास को भाई मास तो कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा। अगर आप मास बदल दोगे फिर तो सब कुछ बदल जाएगा, है ना। मास तो कांस्टेंट रखना पड़ेगा, जितना आपने गैस ली है उसी के बीच में खेल करो। प्रेशर कांस्टेंट रखो, वॉल्यूम टेम्परेचर में बनाओ, टेम्परेचर कांस्टेंट रखो, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन बनाओ, ये खेल है सारा। तो फॉर गिवन मास ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस के जो गिवन मास होता है उसके लिए क्या है? टेम्परेचर वॉल्यूम में क्या है? टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। ठीक है, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। तो स्टार लगा के अब बताओ चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट है? चार्ल्स लॉ में कांस्टेंट क्या क्या चीज है? तो देखो, मास तो सब में कांस्टेंट है, तो एक तो मास तो कांस्टेंट हो ही जाएगा हमारा। मास तो भाई हर बार कांस्टेंट है, मास तो है। मास के अलावा दूसरी जो चीज यहाँ पर कांस्टेंट है, मास एंड यहाँ पे कांस्टेंट है प्रेशर। ठीक है, एक मिनट, इसमें एक चीज और देखो, फॉर गिवन मास ऑफ एनी गैस, इफ, यहाँ पर एक चीज और ऐड कर दो, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट।
भाई एक चीज तो कांस्टेंट करनी पड़ेगी ना, प्रेशर इज कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट है, आप प्रेशर में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, प्रेशर को आपने उतना ही रखा है, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है ना। चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि कांस्टेंट क्या है, मास एंड प्रेशर। और रिलेशन किसके किसके बीच में है, यही सब ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इसमें, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिलेशन किसके किसके बीच में है, रिलेशन है प्रेशर कांस्टेंट है तो रिलेशन है टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के बीच में। और रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है इफ टेम्परेचर इंक्रीज, अगर टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीज, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। और ये कॉमन सेंस वाली बात है यार, इसमें कोई लॉ वो, ठीक है चार्ल्स के नाम से है वो, ठीक है वो सब, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सब कॉमन सेंस वाली बात है। सेम क्वेश्चन यहां पर भी वैसे ही होंगे जैसे वहां पर हुए थे। आपको इनिशियल टेम्परेचर दिया जाएगा और शायद बाद का टेम्परेचर दिया जाएगा, आपको इनिशियल वॉल्यूम दिया जाएगा और बाद को, तो इन चारों में से कोई तीन चीज वहां पे दी जाएंगी। क्वेश्चन में हमें पहचानना है कि क्या दिया है, क्या पूछ रहा है। तो चार में से कोई तीन चीज आपको दी जाएंगी और फाइनली आपका फिर जाके एक न्यूमेरिकल होगा, वो जाके आपका सॉल्व होगा। तो बात समझ में आई। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, चार्ल्स लॉ कहता है कि अगर गिवन मास किसी कोई भी मतलब मास कांस्टेंट किया है और अगर आपने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया तो टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसको थोड़ा उस तरह से भी डेरिवेशन फॉर्म में भी उसको लिख ले जरा। तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है, देखो जरा एक बार ध्यान से। चार्ल्स लॉ कहता है कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, है कि नहीं है। प्रेशर के केस में क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कॉमन सेंस वाली बात है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आगे तो इसका डेरिवेशन सॉल्व मतलब जिस तरह से होगा होगा, बाकी इसको T1 अपॉन T2 बराबर V1 अपॉन V2 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। और फाइनली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं T1 इंटू V2 बराबर T2 इंटू V1। तो ये तीनों तरीके हैं इसको लिखने के। आप इन दोनों फॉर्मूले को याद रखो क्योंकि जो न्यूमेरिकल आपके आएंगे वो इनसे या इनसे सॉल्व होंगे, ठीक है। तो या तो इस फॉर्म में याद रखो T1 V2 T2 V1। आगे बात सुनने क्लियर। तो ये है चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स वगैरह हमारे सॉल्व होने वाले हैं। ये हो गई एक बात। आगे एक चीज और याद रखो, देखो एक क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि जो हॉट एयर बलून होता है, हॉट एयर बलून, हॉट एयर बलून, बलून समझते हो, हॉट एयर बलून बड़ा सा गुब्बारा होता है, देखा होगा तुमने कभी टीवी में या रियल में भी देखा होगा कभी। उसमें एक बड़ा सा गुब्बारा होता है, ठीक है, बहुत बड़ा सा, और उसमें आग जलती रहती है। वहाँ गुब्बारे का जो जहाँ मुंह खुला होता है वहीं पे आग जलती रहती है और नीचे उसमें वो बना बना होता है बैठने का। तो लोग उसी में चार पांच जो भी बैठने होते हैं बैठ जाते हैं। फिर जब आग जलना शुरू होती है, जब उसके अंदर आग जलाई जाती है तो धीरे 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 वो गुब्बारा उड़ने लगता है। उड़ता है कि नहीं उड़ता है। तो बिल्कुल यही खेल है। देखो वो चार्ल्स लॉ के नियम पे ही काम करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हॉट एयर बलून का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन से लॉ को फॉलो करता है, बॉयल को, चार्ल्स को, या फिर किसी और को, चार्ल्स को। हॉट एयर बलून का कॉन्सेप्ट चार्ल्स लॉ को फॉलो करता है। कैसे, देखो खेल क्या है इसमें। प्रेशर कांस्टेंट है वहां पे, प्रेशर में तो कोई चेंज ही नहीं भाई, प्रेशर तो जो है सो है कि नहीं है। अब हुआ क्या, अब जब उसको जब गर्म करना शुरू किया, वहां पे जब आग जलना शुरू हुआ तो उसका वॉल्यूम कहीं ना कहीं, उसका जो वॉल्यूम बढ़ेगा। समझना ध्यान से। मान लो गुब्बारा है, बलून है, ठीक है, आग वहां पे जलाना शुरू हुआ। ऐसा नहीं है जब उसको उड़ाना होता है आग तभी जलानी है, ठीक है ना, फायर तभी वहां पे जलेगी जब उसको उड़ाना होगा। अब जब उसको उड़ाना है पहले तो रस्सी वस्सी से बांध के रखते हैं उसको, ठीक है। अब आग मान लो उसको जला दी। अब धीरे 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 उसके अंदर आग जलने से क्या होगा कि, समझा, होता ऐसा है कुछ केस वहां पर कि गुब्बारा इस तरह का होता है। मान लो, मैं बहुत अच्छा नहीं बना पाऊंगा, ऐसा मान लो ये गुब्बारा है और यहाँ पे फायर जल रहा है। यहाँ पे फायर जलने से देखो इसके अंदर एयर पहले से, ये गुब्बारे के अंदर भाई कुछ तो हवा पहले से ही भरी हुई है इसके अंदर। अब जैसे ही यहाँ पर फायर होगा तो क्या होगा कि यहाँ पर फायर होने से यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे इनको एनर्जी मिलेगी। जो बलून के अंदर पार्टिकल है उनको एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिलने से कहीं ना कहीं इनका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, वो थोड़ा और फैलेंगे। और फैलने से क्या होगा, देखो जब वॉल्यूम बढ़ता है, समझना, जब वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ने का मतलब ये है कि पार्टिकल के बीच की दूरी भी बढ़ रही है, तभी तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। और अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी, बताओ, डेंसिटी कम होगी। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी कम होगी, यानी कि जो उसकी डेंसिटी होगी वो कम हो जाएगी। बड़ा सिंपल सा फंडा है, वॉल्यूम बढ़ा डेंसिटी कम। क्लियर। तो इससे क्या होगा, तो जब डेंसिटी कम हो जाएगी तो वो चीज कहीं ना कहीं पहले से ज्यादा हल्की महसूस होगी। और एक बात और समझो, देखो एक खेल और भी है, समझना ध्यान से। जो नॉर्मल, देखो जो नॉर्मल एयर है तो वो ठंडी है, वो तो गर्म नहीं है। लेकिन जब हमने आग लगाना शुरू किया तो पार्टिकल की एनर्जी भी बढ़ी। और जब एयर, मान लो जब गैसेस पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ती है तो वो चीज हमेशा ऊपर की तरफ उठती है। जब वो, अगर उनकी एनर्जी बढ़ेगी, वो गर्म हो जाएंगे तो वो ऊपर की तरफ उठेंगे। तो यही पूरा कॉन्सेप्ट लगा के जो उसका वो होता है, क्या बोलते हैं, वो ऊपर की साइड उड़ने लगता है। और प्रेशर कांस्टेंट है क्योंकि भाई प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। जो एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है वो तो बना हुआ है, उसमें तो कोई चेंज है नहीं।
तो इसीलिए हॉट एयर बलून का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो चार्ल्स लॉ पे है। बलून के अंदर यहाँ पर इधर आग जलती है जिससे पार्टिकल को एनर्जी मिलती है, उससे उनका वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी कम हो जाती है और उड़ने लग जाता है। बस इतना ही है, ठीक है। तो ये चीज पता होनी चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन वगैरह आते हैं। बाकी कुछ न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व कर लेते हैं, देख लो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं चार्ल्स लॉ पे। देखो ये चैप्टर पहली बार आया है शाहू में, तो आसानी होगा, इसमें बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन वगैरह होने वाले नहीं है, मेरे ख्याल से काफी आसानी रहने वाला है। देखो भाई, एक क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 279 ml 279 ml of a gas at 87 degrees Celsius is cooled to standard temperature at constant pressure. Find the volume of gas at standard temperature. ठीक है। देखो अब कैसे होगा, क्या होगा, जरा समझना इसको ध्यान से। सबसे पहली बात यह है कि हम क्वेश्चन की पहचान कैसे करेंगे जब क्वेश्चन हमारे सामने आएगा। अभी तो हमें पता है कि ये चार्ल्स लॉ पे है, मान लो आया ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, आप क्वेश्चन को सबसे पहला काम है ध्यान से पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ज्यादातर बच्चे जो सिली मिस्टेक और ये सब कर देते हैं वो क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है, पढ़ना बहुत जरूरी है। 279 ml ऑफ गैस, कोई गैस होगी, कोई सी भी गैस हो सकती है, यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता कौन सी गैस ली है, हर गैस का बिहेवियर एक जैसे ही होगा। केमिकल प्रॉपर्टी अलग हो सकती है गैस की, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। और ये पूरा का पूरा चैप्टर केमिकल प्रॉपर्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है। मैं इसीलिए बोल रहा था कि ये चैप्टर आपको फिजिक्स में भी पढ़ाया जा सकता है, वहां भी ये काम करेगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, 279 ml ऑफ ए गैस, कोई गैस है, एट 87 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर दिया है 87 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो देखो सबसे पहले V1 पहला वॉल्यूम क्या दिया हुआ है 279 ml, और टेम्परेचर क्या दिया है पहला T1 दिया है 87 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है कि इस पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस में आपको ये केल्विन में बदलना पड़ेगा, तो इसको अगर केल्विन में चेंज करना है तो हमको 273 प्लस 87 यहाँ पे जोड़ दो, तो लगभग आएगा 7 3 10 का 0, 8 7 15 1 7 3 10 8 7 15 16 के 6 और 3 360 आएगा मेरे ख्याल से, तो यही आना चाहिए। हाँ यस, हाँ ठीक ठीक ठीक, 360 केल्विन, क्योंकि पहले ही बात हो चुकी है कि यहाँ पे सारे क्वेश्चन केल्विन के फॉर्म में ही, मतलब टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए। इसके बाद बोल रहा है इतना इतना तो बात हो गई, कूल्ड एट, देखो इज कूल्ड टू स्टैंडर्ड टेम्परेचर। हाँ मैं तुमको एक चीज और समझा दूं, यहाँ पर एक बात समझना, दो चीजें होती हैं, एक होता है एसटीपी, एक होता है एनटीपी, ठीक है। एक होता है एसटीपी, एक होता है एनटीपी। एसटीपी की फॉर्म है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तुम्हें पता होना चाहिए कितना होता है, ध्यान समझना। एसटीपी का मतलब हो गया कि टेम्परेचर आपका है 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर आपका है 1 एटीएम, ये ध्यान रखना है। एसटीपी का मतलब यह है कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और इसको केल्विन में बदल लेना, 273 केल्विन हो जाएगा। और एनटीपी का मतलब है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो एनटीपी में टेम्परेचर हमारा कितना हो जाएगा भैया, टेम्परेचर हो जाएगा हमारा 25, नॉर्मल टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर, उसको हम 25 मानते हैं, 25 डिग्री, और प्रेशर हमारा 1 एटीएम ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। बस में तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में जिस बच्चे को ये नहीं पता होगा कि भैया स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है, वो तो फंस जाएगा। क्या बोल रहा है देखो ध्यान से, 279 ml कोई गैस थी, 87 डिग्री, एट 87 डिग्री पे थी पहले, वो उसको ठंडा किया गया टू स्टैंडर्ड टेम्परेचर, उसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर तक, यानी कि अब उसका टेम्परेचर कितना कर दिया, उसका टेम्परेचर कर दिया 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 273 केल्विन। तो हमको यहाँ पर जो दूसरा वाला वो है, जो T2 है, वो हमको दिया हुआ है। T2 कितना है, उसको अब नया टेम्परेचर कितना है उसका, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 273 केल्विन। तो इसको 273 केल्विन तक ले आए, ठीक। प्रेशर
एट कांस्टेंट प्रेशर, ये वर्ड आपको बताएगा कि लॉ लग कौन सा रहा है। एट कांस्टेंट, और अगर ये नहीं भी लिखा होता तब भी समझ जाओ यार, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन है और किसी तीसरी चीज की तो बात ही नहीं हो रही है, तो जाहिर सी बात है प्रेशर को तो कांस्टेंट रहना ही था। ठीक है, अब पूछा क्या है, फाइंड द वॉल्यूम, यानी कि V2, अब जो दूसरा वॉल्यूम है दैट इज आस्किंग, वही पूछ रहा है कि दूसरा वॉल्यूम क्या है। तो बात समझ आई कि नहीं? पहले क्वेश्चन को पढ़ो, ध्यान से देखो क्या दिया है, ध्यान से देखो क्या पूछा है, उसके बाद आगे बढ़ो। ठीक है, आगे बढ़े तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है? T1 अपॉन T2 इक्वल टू V1 अपॉन V2, या जैसे मर्जी वैसे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। T1 कितना दिया है? T1 हमारा दिया है 360, T2 हमारा नया है 273। V1 हमारा कितना है? जो पहला हमारा दिया है 279 ml, 279, और V2 हमारा क्या है, यही हमें निकालना है, V2 हम नहीं, यही आपको निकालना है। पूरी कैलकुलेशन जब करोगे तो इसको करके देख लो क्या इसकी वैल्यू आएगी। फाइनली ये कुछ ऐसा आएगा 211.58 ml, तो आएगा 211.58 ml। और अपने क्वेश्चन को वेरीफाई, अपने आंसर को वेरीफाई करने के लिए देखो, मैं वहां पे भी एक बात बता रहा था, यहाँ पे भी समझा रहा हूँ, खुद समझो। पहले समझ लो गैस इतनी थी, ये है गैस का वॉल्यूम, पहला वॉल्यूम, और टेम्परेचर इतना था। ठीक, बाद में टेम्परेचर को कर दिया 0, पहले टेम्परेचर था 360 केल्विन, बाद में इसको कर दिया 273, यानी कि टेम्परेचर कम किया गया है, समझना, टेम्परेचर कम हुआ है तो वॉल्यूम भी कम होगा, हुआ कि नहीं होगा? टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ये तरीका है जिससे आप अपने आंसर को थोड़ा वेरीफाई कर सकते हो। अगर आपका आंसर इससे ज्यादा आया तो समझ लो वो बिल्कुल ही गलत है। 279 से ज्यादा अगर आंसर आ रहा है तो वो बिल्कुल ही गलत है। समझ आ रही नहीं आ रही है? वही बात है कि टेम्परेचर कम किया हो। वहीं उस वाले केस में क्या होता था कि अगर बॉयल्स लॉ के क्वेश्चन में कि प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो हमें पता था कि वॉल्यूम कम होगा, और अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मतलब प्रेशर कम होगा। वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे, यहां पर यदि एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये थोड़ा फर्क पड़ता है इन बातों का, इसको ध्यान रखना। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और करेंगे इसी के ऊपर। अगला है टू व्हाट टेम्परेचर मस्ट अ गैस एट 127 डिग्री सेल्सियस be cooled so that its volume is reduced to 1/5 of its initial volume at same pressure। क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, क्या दिया है ये समझो। और अगर ये क्वेश्चन आपके पास एकदम नए फॉर्म में आ जाए पहली बार, जब आपको चार्ल्स लॉ के बारे में ना आइडिया हो, ठीक है ना, जब पूरा का पूरा चैप्टर होने के बाद जब ऐसे क्वेश्चन आए, तभी तो क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए। तो देखते हैं, टू व्हाट टेम्परेचर, यानी कि क्वेश्चन में टेम्परेचर पूछा हुआ है, पहली बात तो कोई टेम्परेचर ही पूछा है। टू व्हाट टेम्परेचर मस्ट अ गैस एट 127 डिग्री सेल्सियस। ठीक, किस टेम्परेचर तक उसको किया जाए ठंडा। पहला टेम्परेचर T1 दिया हुआ है 127 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले तुरंत इसको केल्विन में चेंज कर लो, तो 273 प्लस 127 आ जाएगा, ये 400 आएगा शायद, 400 केल्विन। ठीक, ये हो गया T1। T2 हमसे पूछा हुआ है क्वेश्चन में, यानी कि वही क्वेश्चन में पूछा ही टेम्परेचर ही हमसे, कि टेम्परेचर में क्या चेंज किया जाता है। सो दैट इट्स वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड टू 1/5, जिससे कि उसका वॉल्यूम 1/5 हो जाए। अब देखो यहाँ पर पहला वॉल्यूम दिया नहीं है, आपको पहला वॉल्यूम x मानना पड़ेगा और दूसरे वॉल्यूम को उसने बोला है 1/5, यानी कि उसको x/5 करना पड़ेगा। ये है इसमें यहाँ पे तरीका, ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम एट सेम प्रेशर। प्रेशर सेम है। अब प्रेशर सेम कहाँ होता है? प्रेशर
कांस्टेंट कहाँ रहता है? चार्ल्स लॉ में, ठीक है, ऐसे पहचानना है। तो आगे बोला है, तो देखो V1 हमारा यहाँ पर क्या है, V1 कितना है, V1 को हमने मान लिया x, कुछ तो मानना पड़ेगा, V मान लो x मान लो कुछ भी मान लो यार, कुछ तो मानना पड़ेगा, ठीक है x। तो V2 क्या हो जाएगा हमारा, क्या बोला है उसने, मस्ट गैस 127 डिग्री बी कूल्ड सो दैट इट्स वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड टू 1/5, उसका 1/5 हो जाए, यानी कि पहले x है तो वो हो जाए x/5, इतना चेंज आ जाए। वॉल्यूम एट सेम प्रेशर, सेम प्रेशर पे, प्रेशर उतना ही रहना है। समझ में आ गई बात? तो देखो T1 दिया है, T2 पूछा है, V1 मान लिया x है और V2 x/5 हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे रिलेशन दिया है, हमको पता है कि क्वेश्चन में प्रेशर कांस्टेंट है, तो यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा, एक ही लॉ लगेगा, चार्ल्स लॉ। तो आगे बढ़ते हैं, चार्ल्स लॉ की तरफ जाते हैं। तो ऊपर वाला मैं मिटा देता हूँ अब सीधा, हमें क्योंकि लगाना है, जगह नहीं बच रही इधर। चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, कैसे भी लिख लो, T1 अपॉन T2 इक्वल टू V1 अपॉन V2। T1 T2 क्या दिया भैया हमारा, T1 दिया है, हमने निकाला है 400 केल्विन, और T2 हमसे पूछा गया है, और V1 हमारा है x, और ये है हमारा x/5, ठीक है। तो देखो ये 5 ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, x से x कैंसिल है और ये 5 ऊपर चला जाएगा, ये 5 आ गया ऊपर, मैं सीधा इसको कर दे रहा हूँ, x से x तो कैंसिल हो गया पहले तो। अब समझो T2 इधर आ गया, ये क्या हो जाएगा, T2 बराबर 400/5, 5 40, 80, तो T2 कितना आ गया, 80। तो इस प्रकार 80, ये हमारा आया T2 80 केल्विन, T2 आया है हमारा 80 केल्विन। तो देखो समझो, क्वेश्चन में जो इनिशियल जो वहां पे टेम्परेचर दिया हुआ था वो तो 400 केल्विन, ठीक, पहला जो था 400 केल्विन टेम्परेचर था, वो कह रहा है टेम्परेचर को कितना कम किया जाए कि मतलब 1 बाई जो उसका पहला वॉल्यूम था उसका 5 गुना कम हो जाए, यही तो पूछ रहा था कि उसका 5 गुना कम हो जाए। तो T2 है 80 केल्विन, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऑप्शन आपको मान लो वहाँ डिग्री सेल्सियस में है तो तुमको चेंज करना आना चाहिए, केल्विन में है टेम्परेचर, जो केल्विन में है वो है 80 केल्विन, आपसे मान लो डिग्री सेल्सियस में पूछा हुआ है, क्या करना है, आपको पता है क्या रिलेशन है, केल्विन बराबर होता है 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। अब केल्विन में कितना दिया है, 80 बराबर 273 प्लस सेल्सियस, ये इधर आएगा, तो 80 माइनस 273 बराबर डिग्री सेल्सियस, तो कितना आएगा, माइनस माइनस में कुछ आएगा, अब जितना भी आएगा कितना आएगा, -193। तो फाइनल आंसर है -193 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर केल्विन में पूछा है तो 80 केल्विन, और अगर डिग्री सेल्सियस में पूछा है तो इतना। क्लियर, ठीक है। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया इस तरह से। इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन थोड़े से हम यहाँ पे अलग से शीट लेते हैं, जैसे कि जो चार्ल्स लॉ के ऊपर जो दिखे मुझे, कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन है इसके ऊपर। जैसे कि चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट है, क्वेश्चन है चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट है। तो चार्ल्स लॉ में मास, देखो मास तो कांस्टेंट है ही, बॉयल हो या चार्ल्स का हो, दोनों में मास तो कांस्टेंट है, ठीक है। मास के अलावा बॉयल में क्या कांस्टेंट है, बॉयल में हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है और इसमें हमारा प्रेशर कांस्टेंट है। क्लियर। और बाकी इसके बाद फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस इफ प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू हाफ एंड टेम्परेचर इज डबल्ड देन वॉल्यूम वी, गिवन मास इफ प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू हाफ, ठीक है, एंड दिस टेम्परेचर इज डबल्ड देन वॉल्यूम वी। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन हो गए। बाकी फ्रीजिंग पॉइंट एब्सोल्यूट इफ द डबल इज, ठीक, तो इजी क्वेश्चन है, मतलब कुल मिला के अगर आपको लॉस समझ में आ गया उसके बाद वो उसको थोड़ा बहुत बढ़ा भी दे तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेट द प्रेशर P एंड वॉल्यूम V फॉर अ सर्टेन गैस इफ द प्रेशर इज इंक्रीज्ड, प्रेशर बढ़ा दिया गया, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो क्वेश्चन में कुल मिला के देखो यही है कि क्वेश्चन को पढ़ के सबसे पहले ये समझना कि कौन सी चीज इस क्वेश्चन में, कौन सी चीज है जो कांस्टेंट है, क्योंकि वो कांस्टेंट वाली चीज देख के आपको ये समझ में आ जाएगा कि रिलेशन किन दो चीजों के बीच में है और ये लॉ कौन सा है, ठीक है। बॉयल्स लॉ में क्या है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, यहाँ पर क्या है T1 अपॉन T2 इक्वल टू V1 अपॉन V2,
और यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है। तो इसी तरह के क्वेश्चन होंगे, आसानी होंगे क्योंकि ये चैप्टर पहली बार इसमें आ रहा है, तो बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और जब 11th में जाके आप गैसेस क्या बोलते हैं गैसेस स्टेट वाला चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे जाके चीजें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी और उसमें मास भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, उसमें बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो इसी के साथ लेक्चर समाप्त करते हैं, आगे मिलेंगे आगे की बात करने के लिए। बाय।